हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। शायद इकबाल की लाइन बड़ी मशहूर हुई। कुछ बातें आज हर्ष और उल्लास की हैं, लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं तो उन बिंदुओं को भी ध्यान में रखते हैं जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। उन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। आज का थीम और टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि हमको पॉलिटिकल फ्रीडम यानी विदेशी राज से आजादी जो मिल गई, उसके बाद क्या दूसरी किस्म की लिबर्टीज, ह्यूमन लिबर्टीज जो हमको मिली, उससे हमारा जीवन, आम आदमी का जीवन बेहतरीन की तरफ कितना गया है। बेहतर हुआ है, लेकिन बेहतरीन की तरफ कितना गया है, उन बातों को ध्यान में रखेंगे। सीधी और सच्ची बात यह है कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक, सोशियो एंड कल्चरल फ्रीडम अगर मिलने में, कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने में खामी रह गई तो उनका ठीक से एनालिसिस करना जरूरी है। यहां मैं आपसे 10 प्रश्न पूछता हूं। लगभग 6.5 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ लोग झुग्गी गंदी बस्तियों में रहते हैं। ये फेलियर ऑफ द प्लानिंग नहीं है, जहां पर जो मामूली सुविधाएं हैं जीवन की होनी चाहिए वो मिस करती हैं। और ये सारे स्लम्स महानगरों में। प्रश्न नंबर 2, लगभग 25 से 30 करोड़ लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे। ये फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हम कहेंगे, कहीं ना कहीं असफलताएं। बेरोजगारी प्रश्न नंबर 3 है। बेरोजगारी, शिक्षित, अशिक्षित, अर्ध बेरोजगारी, उसका स्तर कितना ऊंचा और कितना बड़ा हो गया। कौशलता का विकास जितना होना चाहिए नहीं हुआ। शिक्षा का जितना प्रचार और प्रसार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन जो जुड़े हुए हैं, वहां कहीं खामी रह गई, जो अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा प्रश्न है मेरा, इसको कहेंगे आर्थिक असमानता। ये एक बड़ी मुसीबत है और इसका एनालिसिस करना भी बड़ी गहन रिसर्च का विषय है, क्योंकि जब समानता और असमानता को देखते, समानता वहां मिलती है जहां बहुत गरीबी है, सारे गरीब हैं तो समानता है। असमानता वहां है जहां स्पॉटी डेवलपमेंट हो गया, जिसको बार बार हम कहते हैं आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस। यानी पिछड़े क्षेत्रों में कुछ टापू आ गए हैं विकास के, सारा का सारा। ये रीजनल इम्बैलेंसेस है और सिर्फ
10% पॉपुलेशन के पास 90% रिसोर्सेज आ गए। कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। गिनीज कोफिशिएंट में बार बार इसे अलग से भी वीडियो बनाना था, बीच में करंट टॉपिक दूसरे आ जाते हैं। आर्थिक असमानता मैन टू मैन और क्षेत्र से क्षेत्र में, ये गंभीर विषय हैं, ये ठीक से एड्रेस नहीं हुए हैं। असमानता हमेशा रहेगी, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। हम बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पोजीशन हमारी ठीक हो गई, लेकिन क्या इसका बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है? ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं सरकारों को क्या हो जाता है, एकदम ही वो स्टेट को मैनेज करने में ही लगे रहते हैं। सरकारों पे टिके कैसे रहना चाहिए, इसको हम कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस, जैसे पॉलिसी को बनाने वालों को लकवा सा लग जाता है और इसमें अस्थिरता रहती है, इनकंसिस्टेंसी रहती है, अनिश्चितता रहती है, जटिलता होती है और अस्पष्टता होती है, क्लियर नहीं होती चीजें। हम चीजें एकदम एक विचार को बनाकर छोड़ देते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान आया, अब पता नहीं कहां चला गया। स्मार्ट सिटी बना रहे थे, पता नहीं कहां है। हम रेलवे की स्पीड बढ़ा रहे थे, कोई विशेष चीज नहीं हो रही। यानी ढक्कन खोल के छोड़ देते हैं। उसमें जो योजना बनती है, जमीन पे उतरती है, उसको फॉलो अप करने में दिक्कत आती है। और एक बड़ी बात है जो आम आदमी के जहन में है, भ्रष्टाचार का लेवल किस लेवल पे है। और अब पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ गई हैं। कितने बड़े बैंक फ्रॉड हो गए, अनपनिश्ड लोग निकल जाते हैं, विदेश में भी चले गए। और बैंकिंग के साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी बड़ी गड़बड़ हुई है। ये चीजें एड्रेस हो जानी चाहिए थी। स्वतंत्र भारत में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी चीज है जो होनी चाहिए थी। और ट्रांसपेरेंसी में एक चीज और है, ये मेरा बिंदु नंबर 7 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कार्यालय हैं, यानी चुनी हुई संस्थाएं। दूसरी ब्यूरोक्रेसी और तीसरा जुडिशरी। कुछ एक हमने और इंस्टीट्यूशन बनाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे हमने बनाया, इलेक्शन कमीशन जैसे हमने बनाया, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए जिनके वाइस चांसलर, और कुछ एक और ऐसी संस्थाएं। इनमें हमेशा कंट्रोवर्सी तो रही है, अपॉइंटमेंट्स की भी, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जैसे विशेष तौर से। लेकिन इन दिनों आकर ग्राफ कुछ ज्यादा ही गिर गया है। मैंने पिछले वीडियो में एक लाइन बोली थी, लोगों को बड़ी पसंद आई। दुष्यंत की वो लाइन है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अभी भी बची है कुछ लोगों में गैरत, कहीं कहीं थोड़ी 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 मामूली गैरत अभी भी बची है कुछ लोगों में गैरत। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए, यानी चीजें एक्सट्रीम तक पहुंचने के नजदीक पहुंच गई।
बिंदु नंबर मेरा 9, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। और एक छोटी सी झड़प हुई, उसमें पता लग गया कि हम एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत ज्यादा ताकत होने चाहिए, उतनी नहीं है। हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर स्पेस में नहीं है। आज युद्ध जमीन का नहीं रहा, सिर्फ आकाश का, और वो भी जिसमें ऐसे वाहन जिसमें आदमी मैनलेस होगा, जिसमें आदमी नहीं होंगे, ऐसी चीज। मुझे आजादी के बाद जब संघर्ष कर रहे थे, उस समय के एक बहुत बेहतरीन एक पिक्चर है बनी, प्यासा, और उसके लाइन में उसके लाइन में साहिर लुधियानवी की वो लाइन, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं सॉन्ग में, देखना आप लोग। वो यही है, अगर आजादी मिल जाए और बुराइयां कम नहीं हो तो ये आजादी मिल भी जाए तो क्या है। एक 9वां बिंदु है, मैं बोल रहा हूं, जड़ में एक चीज जरूर मिलेगी, एजुकेशन। एजुकेशन में कुछ दिनों पहले खबर आ रही है, इतने हजार स्कूल बंद कर दिए, शायद हो सकता है लाख के पास पहुंचे देश में सरकारी स्कूल। क्या संदेश देते हैं ये बात? आपकी मेडिकल एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, और क्यों हो गई है? वही स्कूल, वही कॉलेज, वही बिल्डिंग, वही इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो जमाना जब आईटी के साथ जुड़ गया है, तो एजुकेशन सस्ती अच्छी हो जानी चाहिए, और कितनी नॉलेज दूसरे प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है। संस्थाएं ज्यादा अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में खुलनी चाहिए थी, और कौशल बहुत जरूरी है, और इसकी रीच आम आदमी तक, लास्ट में निंदा, शिक्षा जरूरी है। वो बात फिर वही आएगी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। नॉलेज, और वो भी प्रॉपर नॉलेज, और उसके साथ स्किल भी जुड़ी है, और उसके साथ सेवा भी, एथिक्स भी जुड़ा हुआ है। अब तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ऐसे लोग आने लग गए जो कहीं से भी शिक्षा के लिए तो बने ही नहीं, अनमोटिवेटेड। यहां एड्रेस करना बहुत जरूरी था। हेल्थ केयर, एजुकेशन और जस्टिस, सिक्योरिटी, ये पिलर्स है। कुछ लोगों से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। 10वां बिंदु, इनके पीछे चोर और खोर लगता है। पहले खोर वाले ले लो, जमाखोर, रिश्वतखोर, कफन चोर, चंदा चोर, वोट चोर, चुनाव चोर। इनसे बचने की जरूरत है। किसी का नाम लिए बगैर सिर्फ इनसे बचाव में बचाओ। आपके पास अगर खाना खाने के लिए थाली भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हाथ में रख के चटनी खा लो आप। अब तो सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है कि सब्जी रोटी तो छोड़ो, दाल रोटी तो छोड़ो, चटनी रोटी भी बड़ी मुश्किल मुहैया होती है गरीब आदमी। आपके पास थाली कटोरा नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ पे रख के रोटी खा लो, लेकिन हाथ में किताब होनी जरूरी है। नंगे पांव रह लेना, जूता मत पहनना, लेकिन पढ़ना जरूर। शिक्षा ऐसा ताकतवर औजार है, एक इक्वलाइजर और ताकत, ये सीढ़ी है एक आगे बढ़ने की। एक चक्र है, विशैला चक्र, वो आर्थिक चक्र भी है, वो सामाजिक चक्र भी है। ये मेरा बिंदु नंबर 10वां है। इस चक्र को तोड़ना बड़ा जरूरी है। पावर्टी इज ए वाइस, पावर्टी इज ए वायलेंस।
गरीबी का दूसरे एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, ना वो जो कुछ कमाता है वो कंज्यूम कर जाता है, सेविंग नहीं होती, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती, उसको लोन भी नहीं मिलता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो, ना स्टार्टअप कर सकता है, फिर कमाता है और इस चक्कर में वो कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में बड़ा होता है, कर्ज में युवा हो जाता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मरता है और कर्ज ही पीछा छोड़ के चला है। ये कुचक्र है। इसी तरह सामाजिक कुचक्र एक बड़ा जबरदस्त है, उस पर आजकल बड़ी बहस हो रही है, वो है वर्ण व्यवस्था। बच लेना, ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक गंदगी है और पिछड़ेपन का और हिंदुस्तान को गुलाम होने में इसका बड़ा योगदान है। इसलिए कास्ट सिस्टम का बैरियर जब तक नहीं टूटेगा ये सोशल फ्रीडम नहीं मिल सकती। कल्चरल भी इसी तरह से है। ये लोग दिमाग से पैदल और बैरंग किए हुए हैं, जो भ्रष्ट बाबाओं की सभाओं में जाते हैं, नाच गानों में, कहीं खेल में, कहीं जुए में, कहीं नशे में, इस तरह से व्यभिचार में फैले हुए। ये सरकार की ड्यूटी है कि कंट्रोल करें, ये विषैला चक्र है, इनको इस्तेमाल करना कम करें। इस कुचक्र में समाज बीमार हो जाते हैं। चाइना का था, माओ ने क्या, सबसे पहले कल्चरल रेवोल्यूशन आई चाइना में, लोग अफीमची बने हुए थे और वेस्ट के बहुत सारी लोग सिर्फ एक ही काम करते थे। हिंदुस्तान के भी जहां जहां विकास ज्यादा होता है वहां नशा बढ़ता जा रहा है। पंजाब को खराब किया, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में की तरफ भी बढ़ता गया और दूसरी जगह भी पेनिट्रेट कर गया। कुछ चीजें तब होंगी जब आपके पास डेटा होगा, डेटा जब होगा जब आपके पास सेंसस होगा। तो सेंसस जितनी जल्दी ले लें उतना ठीक होगा। आपकी डेस्टिनी आपने खुद बनानी है, बदलनी। भारत भाग्य विधाता, आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। विधाता फिल्म देखना दिलीप कुमार की बहुत अच्छी है, उसमें एक सेंट्रल डायलॉग भी है और वो कमाल का है, अपनी किस्मत खुद लिखो, अपनी किस्मत स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो, ताकतवर बनो, सक्षम बनो, सबल बनो और सहयोग के साथ आगे बढ़े। मैं बहुत कुछ आप लोगों को ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक बात जरूर करें, मानवीय गुण आप धारण करें, शिक्षित बने, सबल बने, ऐसी आदतें ना लें जिससे स्वास्थ्य खराब हो, समाज का, अपने परिवार का ध्यान रखें। देश को ताकतवर हमने बनाना है। हमको घर में और हमारे देश के चारों तरफ जितने दूसरे देश हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने। तभी तो सहभागिता का मतलब, मेरे घर में अगर बल्ब जलता है, दीपक जलता है तो दूसरे घर में रोशनी जाती है। मेरे घर में अगर अगरबत्ती जलती है तो दूसरे घर में भी खुशबू जाती है। अब तो ऐसा मजहब कुछ चलाया जाए कि पड़ोसी को अगर भूख लगे तो मुझसे भी खाना न खाया जाए। ये है सहचारिता, ये है आपस में साथ रहने की बात। इन्हीं बातों के साथ एक बार आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की फिर से बधाइयाँ। हम सबल होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद। मेरे साथ वीडियो में कैमरा कलाकार सरला, इन्होंने मदद दी है।
इनका मैं सह दिल से धन्यवाद करता हूँ।